हेलो एवरीवन। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साइंस और टेक में स्पेस टेक्नोलॉजी की लास्ट क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी और मैंने आपको बताया था कि अब आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि आज की या जो अपकमिंग जो दौड़ है स्पेस की, उसमें जो व्हीकल्स यूज किए जाएंगे, है ना, वो एडवांसमेंट के तौर पर अगर देखा जाए तो चले थे फर्स्ट जनरेशन से और आज की डेट में पहुंच गए हैं फिफ्थ जनरेशन पर। तो आप बहुत आसानी से फर्स्ट जनरेशन से और फिफ्थ जनरेशन, जैसे आपने सुना होगा GSLV मार्क थ्री, तो जो GSLV मार्क थ्री है वो किस कैटेगरी में जा रहा है, किस जनरेशन में जा रहा, तो वो है हमारी फिफ्थ जनरेशन, है ना। तो फर्स्ट से उठकर हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेकर और पहुंचे कहाँ हैं, फिफ्थ जनरेशन पर। तो हम लोग वो डिस्कस किए और उसके बाद जैसे जो फैक्चुअल रूप में आता है, तो अंतरिक्ष पर पहला सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया, भारत के द्वारा लॉन्च किया गया सैटेलाइट कौन सा था, भू तुल्यकालीन यानी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में अगर हम कैपेबल हुए हैं अपना रॉकेट लॉन्च करने में, सैटेलाइट पहुंचाने में, तो वो कौन सा है, पहला मानव कौन सा था। सन की स्टडी करने के लिए अलग अलग देश लगातार कोशिश कर रहे हैं। रीजन उसका ये है कि जो सोलर फ्लेम्स हैं या जो इनॉर्मस एनर्जी है सन की, उसकी वजह से कभी कभार हम लोगों की जो सिग्नल प्रोसेसिंग होती है उसमें दिक्कत आती है। तो दिक्कत ना आए या हम उस इंटरवल को समझ लें जिससे हमको कोई प्रासंगिक चीज मिले, है ना। तो फर्स्ट से लेके और फिफ्थ जनरेशन का हम शॉर्ट रूप में लिख रहे हैं, आपको वो बिल्कुल जहां तक मुझे पता है वो चीजें आपको पता होंगी क्योंकि उतना हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फिर जो आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी है साइंस टेक में, जैसे अलग अलग जो थ्योरी आई कि नासा ने जो कन्वेंशनल या सैद्धांतिक थ्योरी दी, उसके हिसाब से उसने बताया कि ये जो डेब्रिस है, स्पेस डेब्रिस है, वो अगर लो अर्थ ऑर्बिट की बात करो तो फंक्शनिंग करने के बाद जो सैटेलाइट है वो नीचे आएगा और नीचे फ्रिक्शन की वजह से वो खत्म हो जाएगा। और इन्हीं का एक काउंटर है, इन्हीं का एक साइंटिस्ट नासा के ही हैं, उन्होंने एक सिंड्रोम टाइप की चीज बताई कि भैया एक कैसलर सिंड्रोम होगा, वो इससे बिल्कुल इतर होगा और हमें कहीं ना कहीं जो डेब्रिस है उसको हटाने का काम करना होगा। अलग अलग चीजें जो अब एडवांस मोड में हैं, अब वो हम लोगों को देखनी है, ठीक। तो फर्स्ट जनरेशन से फिफ्थ को आप बहुत आसानी से बिल्कुल एक्सप्लेन कर ले सकते हैं। कैसे कि अगर हमने कहा फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये है सबसे डायनेमिक जिसको बोलते हैं फिफ्थ जनरेशन। देखो जैसे हमने डिफेंस में जनरेशन पढ़ी थी, अग्नि थी, पृथ्वी थी, शुरू में रेंज कम थी, फिर बढ़ते बढ़ते 4.5 जनरेशन तक पहुंची थी। बिल्कुल वही सेम यहाँ, सीधी सी बात है, यहाँ दूरी कम होगी, पेलोड कम होगा और जो टेक्नोलॉजिकल टूल और टेक्निक का एडवांसमेंट है वो भी कम होगा। तो यहाँ जो हम इंजन की बात करेंगे, यहाँ लॉन्च व्हीकल की, तो जो लॉन्च व्हीकल था वो यहाँ सिंपल था, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, प्रोटोटाइप की चीज थी, है ना। जैसे फर्स्ट जो साउंडिंग रॉकेट वाली चीज थी, रॉकेट साउंडिंग रॉकेट किस जनरेशन में, फर्स्ट में। अच्छा, यहां पर जो पेलोड था, है ना, मतलब वो चीज जो एज अ सैटेलाइट के तौर पे पहुंचाई जा रही थी,
तो वो पेलोड बहुत कम 50 kg। और दूरी की बात करें तो वही GEO के अंतर्गत में 400 किलोमीटर। ठीक, यहां सेकंड में यहां सैटेलाइट लॉन्च था और यहां ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। यहां पर अगर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में बात करें तो आप परिचित होंगे रोहिणी से, है ना। ऑगमेंटेड में भी पेलोड बस बढ़ा दिया, मतलब यहां 150 kg कर दिया। और अगर बात करें तो अभी भी जो दूरी थी वो लो अर्थ ऑर्बिट के हिसाब की ही थी, 400 किलोमीटर। अच्छा, थर्ड जनरेशन में आए तो थोड़ा सा इंप्रूव हुए और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर आ गए। यहां जो पेलोड था, अब यहां पर दूरी जो थी उसको भी इनहेंस किया गया, 400 से बढ़ा के कुछ ज्यादा किया गया। और जो पेलोड था तो आपको पता होगा, नाम से ही स्पष्ट है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो पोलर में एक था सन सिंक्रोनस ऑर्बिट और दूसरा तो अपना पोलर ही था, याद आ रहा। और जो ये पोलर वाली चीजों में पेलोड था वो अलग अलग ऑर्बिट के हिसाब से, मतलब जैसे ये SSO है और ये पोलर है, तो जो दूरी थी उसके हिसाब से हमने मीन ले लिया। मान लो यहां पे जो पेलोड भेज रहे हैं वो 1300 kg है और किसी दूसरी ऑर्बिट में 1800 है, तो इनका आप एवरेज ले लो, मतलब इस टाइप से 1500 kg का पेलोड। ठीक है, और दूरी समझ रहे होगे, ये पोलर ऑर्बिट है यानी कि इससे बढ़ा दी। फोर्थ में थोड़ा सा एडवांस हुआ और यहां GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये अगर बात करो तो केवल फर्स्ट टाइम ही हम इसमें असफल हुए थे। बाकी जितनी भी सीरीजेस हमने GSLV के थ्रू लॉन्च की हैं वो सारी की सारी क्या हुई हैं, सफल। क्या हुई हैं, सफल। ठीक, अच्छा। और जो फिफ्थ जनरेशन की बात करो तो फिफ्थ जनरेशन में आप जैसे बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया है, जो GSLV Mark 3 है वो कौन सी जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। एडवांस वर्जन GSLV। PSLV कितने चरणों में काम करता है, फ्यूल के या प्रोपेलेंट के यूज पर, तो आप कहोगे 4 चरण, 4 स्टेज। पहला होता है आपका सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा सॉलिड और चौथा लिक्विड। यहां बात करो तो यहां कितने, केवल 3 चरण हैं। ठीक है, और 3 चरणों में अगर GSLV को देखो तो सॉलिड है, लिक्विड है और लास्ट में जो स्टेज आता है जिसमें फ्यूल प्रोपेलेंट वाली चीज है वो कौन सा आता है, तो क्रायोजेनिक। अच्छा, फर्स्ट जो क्रायोजेनिक है टेक्निक है जो फ्यूल की है और जिसमें हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बहुत लो टेम्परेचर पर यूज करते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी हमें मिली थी रसिया से। कब, 2001 में। और सोचो हमने इंडिजिनसली क्रायोजेनिक इंजन का विकास किया, यानी कि एक ऐसा इंजन जिसमें हम जो फ्यूल यूज कर रहे हैं वो बहुत निम्न ताप पर यूज कर रहे हैं और उसमें हम इंडिजिनसली बनाने में सक्षम हुए। तो वो जो ईयर था वो कब था, 2014। मतलब इतने सालों में हमने अपनी R&D पूरी लगाई, हमने टूल्स और टेक्निक पूरी यूज की, तब जाके हम उन कुछ देशों के समान ही बन गए हैं जिनके पास क्रायोजेनिक तकनीक है। और क्रायोजेनिक तकनीक बहुत ज़्यादा यूजफुल है अपने लॉन्च व्हीकल को बहुत अधिक एडवांस बनाने के लिए। ठीक है, तो ये 5 टेक्निक्स थी या 5 जनरेशन थी। अब इनसे आप फेमिलियर हो गए होंगे कि ये जो जियो सिंक्रोनस वाली चीज़ है, आपने कहा इनसेट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट या GSAT, हमेशा किस कैटेगरी में जाएगा,
जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। अच्छा, अब आप पोलर समझ गए, जीपीएस आप जानने लगे, रिमोट सेंसिंग जानने लगे, तो फर्दर आप इनमें डिफरेंशिएशन बहुत आराम से कर लोगे। ठीक है, अब जो कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स और टेक्निक हैं, या कह लो कुछ साइंटिफिक टर्म और टर्म हैं जिनको जानना आपको बहुत जरूरी है। ठीक, जो पूछे जाते हैं। ठीक, जैसे कल मैंने एक नाम लिया था, मान लो नाम था जुगनू। क्या नाम था? जुगनू। तो अगर उसने दे दिया कि भैया जुगनू क्या है, नाम सुने होगे, आप बता ले जाओगे। या जैसे मैं आपसे कह दूं आदित्य, तो आदित्य से तात्पर्य तो सूर्य से है। और अगर मैं कह दूं लैग्रांजे पॉइंट, तो 5 लैग्रांजे पॉइंट L1, L2, L3, L4 और L5 अवेलेबल हैं जब हम अपने सोलर सिस्टम में सन और पृथ्वी की स्टडी करते हैं। तो 5 ऐसे पॉइंट हैं जहां पे हमें इक्विलिब्रियम मिलता है। बात समझ में आ रही? तो उन्हीं इक्विलिब्रियम को कॉन्सेप्ट में आनते हुए हमने आदित्य L1 की संकल्पना को उतारने का काम किया, या आदित्य L1 को हम लॉन्च करेंगे। तो वो किससे रिलेटेड है? तो अलग अलग जो नाम हैं, क्या है कि देखो टर्मिनोलॉजी आप समझ गए। अब न्यूज़ में जो चीज़ें होंगी, है ना, जैसे न्यूज़ में कोई भी अब चीज़ होगी, तो अलग अलग देश हैं अपने सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं। अब चाहे वो एजुकेशन फील्ड में करें, चाहे वो जलवायु को जानने के फील्ड में करें, या फिर मेडिसिन सेवा देने की फील्ड में करें, वो तो एडवांसमेंट करेंगे। तो जो टर्मिनोलॉजी थी वो आपको समझ में आ गई। अब जो चीज़ें आपको याद करनी है या जो लगातार न्यूज़ में है, उनको एक बार आपको देखना है ना। तो बहुत सारे वर्ड आते हैं, उन्हीं वर्ड की या स्पेसिफिक जो उससे रिलेटेड चीज़ है, हम उनको डिस्कस करते हैं। जैसे मैं यहाँ फटाफट अगर लिखना चाहूँ, तो पहला है कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। पहली है बिग बिग बैंग स्काई। ठीक है, बिग स्काई थ्योरी कह लो। बिग बैंग थ्योरी तो आप जानते होगे। चलो, बिग स्काई थ्योरी है ना। ठीक है, बिग स्काई थ्योरी। तो देखो, एक ये थ्योरी है, और ये जो एक मैंने बताया आपको कैसलर। ठीक, तो दोनों देखो कॉन्ट्राडिक्शन रखते हैं। इनके हिसाब से जो सैद्धांतिक पक्ष रखा किसने? नासा ने। तो नासा ने कहा भैया स्पेस अनलिमिटेड है, उसका कोई और छोर है ही नहीं। तो अगर आप जो सैटेलाइट लॉन्च करते हो, उसमें जो सैटेलाइट है और जो लॉन्च व्हीकल है, और लॉन्च व्हीकल को अगर हम लोग एज ए स्पेस डेब्रिस माने, ठीक है, स्पेस डेब्रिस माने, कचरा माने, साथ में जो सैटेलाइट लगातार अपने ऑपरेशन को फॉलो करते हुए हमें डेटा दे रहा, कुछ समय बाद अगर मान लो वो बंद हो जाए, तो ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा यूनिवर्स है। और यूनिवर्स के बाद अगर बात करो ऑर्बिट की, तो सन के ऑर्बिट की या अर्थ के ऑर्बिट की आप बात करो, तो वो इतना बड़ा है। और फिर ये कह रहे हैं कि अगर अर्थ को कंसीडर कर लो, तो जो सैटेलाइट अपनी वर्किंग कर रहा, वर्किंग करने के पश्चात, मतलब खराब होने के पश्चात, ऑटोमेटिकली ये कहाँ आएगा? नीचे के क्षेत्र में। और नीचे के क्षेत्र में फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा? उसमें आग लग जाएगी, यानी कि वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने इतनी बात कही। अब ये कैसलर भाई, जो नासा के साइंटिस्ट थे कैसलर, उन्होंने कहा कि देखो, अगर आज की डेट में मान लो कि 25,000 सैटेलाइट टोटल जो हैं, जो अलग अलग देशों ने लॉन्च किए हैं,
अलग अलग जानकारी को पता करने के लिए। उसमें से अभी जो इफेक्टिव हैं या जो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं वो कितने हैं? तो इन्होंने कहा 5%। बाकी जो हैं वो कैसा काम कर रहे हैं? तो स्पेस डेब्रिस के तौर पे वो काम कर रहे हैं। अब होगा क्या कि जब ये स्पेस डेब्रिस हैं और स्पेस डेब्रिस हैं तो ये भी किसी ना किसी तरीके से लगातार गति कर रहे हैं और अल्टीमेटली होगा ऐसे कि ये जो स्पेस डेब्रिस हैं जो अलग अलग देशों का है उनके बीच में कोलिजन होगा, उनके बीच में टक्कर होगी और टक्कर के दौरान वो फिर से छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक होंगे और फिर वो ब्रेक जो है वो फिर किसी पार्ट से टकराएगा और ये जो एक रिजल्ट के तौर पर चेन बनेगी। क्या बनेगी? चेन, जिसको बोलेंगे हम श्रृंखला। इसी श्रृंखला को जो नाम दिया गया वो दिया गया केसलर सिंड्रोम। ठीक, तो एक जगह जो बिग स्काई थ्योरी है वो कहती है नष्ट हो जाएंगे, ऑपरेशन होगा, काम अपना खत्म करेंगे, नीचे आएंगे, फ्रिक्शन मौजूद होगा, आग लग जाएगी, खत्म हो जाएगा। ठीक, और ये कहते हैं नहीं भैया, ये महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है, इसको हटाना जरूरी है, अन्यथा के केस में हम फर्दर आने वाले सालों में कहीं ना कहीं इस दुष्प्रभाव से बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। मतलब डेब्रिस को ख़त्म करना भी हमारा एक मुद्दा होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात थी। तो बिग स्काई थ्योरी और केसलर सिंड्रोम। अब इनमें अगर डाटा की हम कोई बात करें तो डाटा में जो मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ था 23,000 ले लो, ठीक है, 23,000, और जो आज की डेट में काम कर रहे हैं वो कितने हैं? 5%, यानी कि 1200 सैटेलाइट। ठीक है, ठीक, ये हो गया। अब केसलर सिंड्रोम के बाद अगर हम बात करें तो एक और कह लो कि विजन या सोच ही है, क्योंकि सोचा तो नहीं था किसी ने कि अंतरिक्ष हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण होगा कि टेलीकम्युनिकेशन, टेलीमेडिसिन, सर्विलांस वाली चीज़ें, नौवहन संचालन वाली चीज़ें या किसी स्पेसिफिक क्षेत्र को देखने के लिए रिमोट सेंसिंग वाली चीज़ें होंगी। लेकिन विज़न था, वो काम आया और हम द्रुत गति से बहुत आगे बढ़ रहे हैं। वैसा ही एक हाइपोथेटिकली या कह लो ग्रेवयार्ड ऑर्बिट, ग्रेवयार्ड ऑर्बिट की संकल्पना आई। ठीक, इसके तहत कहा क्या गया? इन्होंने कहा देखो, आप अर्थ ले रहे हो और अर्थ को स्टडी करने के लिए या अलग अलग घटनाओं को स्टडी करने के लिए लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट पर आप लॉन्च व्हीकल से सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हो और हर एक सैटेलाइट की एक सीमा है कि कब तक वो अपने ऑपरेशन को सफलतापूर्वक करेगा। ठीक, अब यदि उसका जो टाइम पीरियड है या जो वर्किंग वाला समय है वो ख़त्म हो गया, तो इन्होंने कहा आप उसको हटाओ। और हटाओ कैसे? तो जिस ऑर्बिट में वो अपनी गति कर रहा है उस ऑर्बिट से उसको फर्दर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर एक ऐसे जोन में ले आओ जहां पर जो और सैटेलाइटों की गतिविधि है वो प्रभावित ना हो। मतलब एक ऐसे क्षेत्र में इस जो खराब सैटेलाइट है उसको आप ले जाओ और उसको ले ऐसे जाओ कि वो और किसी की गतिविधि को बाधित ना करे। मतलब यहां पर कोई और सैटेलाइट ना हो। जैसे मैं आपसे कहूं, लियो में बहुत सारे होते हैं, जो मियो में है ना, तो मियो को 2 पार्ट में बांटा था ना, 2 पार्टों में एक बेल्ट आता था। मतलब यहां मियो में कम है सैटेलाइट,
क्योंकि वो रेडिएशन वाली चीज है और रेडिएशन वाली चीज से काफी हद तक जो वर्किंग है सैटेलाइट की वो गड़बड़ होती है, इस वजह से मियो में कम है। तो इस कह लो इसको या खराब सैटेलाइट को किस क्षेत्र में ले जाओ, मियो वाले या ऐसे क्षेत्र में जहां पर कम हो क्या सैटेलाइट। ठीक है, चलो अच्छा आप खुद बताओ। एक चीज तो ये है कि जैसे आपने स्पेस एक्स नाम सुना ना, स्पेस एक्स, तो अगर हम आपसे कहें कि भैया सैटेलाइट जो है वो तो पहुंच जाए लेकिन जो लॉन्च व्हीकल हैं उनका हम फिर से रीयूज कर लें, तो सोचो हम लोग तो इसको अभी लाने में प्रोसेस लाने में काम कर रहे हैं, लेकिन वर्टिकली ऊपर भेज कर और चीज़ों को जिनके थ्रू सैटेलाइट को भेजा गया है वापस लाने का काम भी कर चुका है कौन, स्पेस एक्स। तो कहीं ना कहीं इस विजन पर भी वो आप कह लो कि बिजनेस की जो आइडिया देने वाली कंपनी है ना, कौन, स्पेस एक्स, वो सोच रही होगी। ऐसे ही जैसे मैं आपसे कहूं अंतरिक्ष है ना कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये वाणिज्यिक इकाई है, बिजनेस वाली चीज है, इकोनॉमिकल जितनी भी गतिविधियां हैं उन वाली चीज है। तो ये काम कर रही हैं, क्यों, क्योंकि देखो चीजें पता है कि हाँ ये हो सकता है या ये चीजें फर्दर हर्डल डालेंगी, तो उनको ओवरकम कर लिया जाए समय रहते ही। ठीक, तो इन पर भी काम चल रहा। तो ग्रेवयार्ड ऑर्बिट क्या है, तो कह लो डिसमेंटल या डिसफंक्शनल जो सैटेलाइट है उसको किसी ऐसी जगह पर छोड़ देना जहां पर वर्किंग जो ऑलरेडी उपस्थित हैं सैटेलाइट उनकी प्रभावित ना हो। ठीक है, चलो ग्रेवयार्ड ऑर्बिट के बाद ये जो नाम आता है इनको आपने पढ़ा ही होगा, एपोगी और पेरिगी। तो जब हम शेप क्या लेंगे, इलिप्टिकल कक्षा, है ना, मान लो ये है सन, ठीक, और ये है मान लो सैटेलाइट या ये कोई भी सेलेस्टियल बॉडी है जिसके चारों ओर कोई सेलेस्टियल बॉडी घूम रही। तो जब वो पास में होगी तो पेरिगी और दूर में जब होगी तो एपोगी, है ना। ये कब के लिए था, तो ये मान लो मून है और ये अर्थ है। और ऐसे ही अगर हम सन की बात करें और सन के चारों ओर अगर राउंड में इलिप्टिकल पाथ में जो फॉलो करे जो अर्थ है, तो उनके लिए क्या होगा, उपसौर और अपसौर, है ना, होगा। चलो तो इस वर्ड से तो आप फैमिलियर हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी में आता है वो है आपका क्लार्क ऑर्बिट, क्लार्क ऑर्बिट। ठीक, तो सीधा समझ लो सतह से अलग अलग ऊंचाई पर क्लासिफिकेशन करें तो एक ऐसा क्लासिफिकेशन आता है, जियो बोलते हैं जिसको, जियो स्टेशनरी ना जियो सिंक्रोनस। तो जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लार्क ऑर्बिट, है ना। तो अगर पूछ ले वो घुमा के कि क्लार्क ऑर्बिट में जिन सैटेलाइटों को यूज किया जाता है क्या वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल उत्तरदायी है। लेकिन अगर वो बोल दे कि क्या क्लार्क ऑर्बिट में उपस्थित सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग के लिए उपयोगी है, तो भैया रिमोट सेंसिंग के लिए हम लो अर्थ ऑर्बिट दैट इज 400 से लेके और 2000 किलोमीटर तक की रेंज में सैटेलाइट को भेजते हैं। तो बताओ ये स्पेसिफिकेशन गलत हो जाएगा। अच्छा, वो और तीसरा बोल दे कि पोजीशनिंग के लिए जैसे जीपीएस है या जो जैसे नाविक है, या आपने नाम सुना होगा रॉस कॉस्मोस, है ना, या रॉस कॉस्मोस छोड़ो ग्लोनास लिख लो, वो तो एजेंसी है।
है ना, इनको इस ऑर्बिट में छोड़ा जाता है। तो क्या ये सही होगा? अगर आपको पता होगा कि क्लार्क ऑर्बिट जो है वो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट ही है, और जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट की बात करो तो वो कुछ ये अगर अर्थ है और ये इक्वेटर है तो इसके एलोंग में होती है जियो स्टेशनरी। और अगर आप एल्टीट्यूड हटा दो, मतलब चेंज कर लो, 0 से 30-45 कुछ भी कर लो, और जो हाइट है वो अभी भी कितनी हो, 36,000 किलोमीटर। तो ये जो ऑर्बिट है ये किस कैटेगरी में जाएगी? जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। एग्री? चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो अब नेक्स्ट अगर बात करें तो जो नेक्स्ट बात है वो है जीरो ग्रेविटी की, है ना। तो जीरो ग्रेविटी से पहले आप ग्रेविटी तो समझ लो। तो कोई भी दुनिया में ऐसा पिंड है जिसमें मास है तो उसके पास एक दूसरे फर्दर मास को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है। और अगर इसमें से एक मास अर्थ हो तो इस पूरी प्रोसेस को हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्व बोलते हैं। अब इसमें एक फॉर्मूला आया जो न्यूटन सर ने दिया, और वो कहा कि ये जो फोर्स है वो जी m1 m2 और आर स्क्वायर इस टाइप से होता, यानी कि आर जितना ज्यादा होगा आर का स्क्वायर और ज्यादा होगा, ये ज्यादा तो फोर्स कम होगा होगा। तो ये जीरो ग्रेविटी जो कह रहे हैं वो इस पर्सपेक्टिव में कह रहे हैं कि जब कोई मास किसी दूसरे मास से दूर जाता है तो एक ऐसी कंडीशन आती है जब इतनी दूरी पर वो चला जाए जब फोर्स क्या हो, फोर्स क्या हो, अरे आर ज्यादा तो फोर्स कम, है ना। मतलब गुरुत्व से बाहर निकल जाए, और गुरुत्व से बाहर निकलना मतलब ग्रेविटी का अब्सेंस, और ग्रेविटी का अब अब्सेंस उसी को बोलेंगे हम जीरो ग्रेविटी। अच्छा, मून पर जो जी है क्या वो अर्थ का G/6 नहीं है? तो अगर वेट की बात करें, ध्यान देना, वेट, तो वेट की बात करें तो वो फोर्स ही है, और अगर उसका बात करें तो mg। ठीक, तो अगर एक व्यक्ति अर्थ से कहाँ चला जाए, किसी ऐसी जगहों पर जहां पर जी कितना हो, मून के जैसा G/6, तो आप कहोगे वेट तो चेंज होगा, वेट तो चेंज होगा। लेकिन अगर मास की बात करें तो मास कभी भी किसी भी प्लेनेट पर किसी भी जगह पर आप पहुंचो चेंज नहीं होगा। बात समझ में आई? वेट चेंज होगा क्योंकि जी चेंज होगा, लेकिन मास आप कहीं जाओ चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलो, तो जीरो ग्रेविटी वाली बात हो गई। अब जीरो ग्रेविटी के बाद जो बात आती है, जीरो ग्रेविटी में होता क्या है, भारहीनता की स्थिति महसूस होती है। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है देखो ब्लैक होल की। तो ब्लैक होल जो है वो भी गुरुत्वाकर्षण बल की घटना से ही रिलेट करता है। मतलब यहां पर कोई ऐसा पिंड है या ऐसी बॉडी है जहां पर जी जो है वो क्या है, इनफाइनाइट है। मतलब इतना प्रचंड बल है, इतना जबरदस्त आकर्षण फोर्स है कि इवन अगर लाइट भी वहां से गुजरे तो पूरी पूरी लाइट को भी ये खा के पचा लेता है ना। तो जो ब्लैक होल है उसका जो जी या गुरुत्वाकर्षण जो बल कह लो वो कितना है, इनफाइनाइट। ठीक है, ब्लैक होल। अच्छा, अब ब्लैक होल के लिए जो संकल्पना आती है वो आती है न्यूट्रॉन स्टार की, न्यूट्रॉन स्टार की। तो या तो ये न्यूट्रॉन स्टार खत्म हो रहा हो, मतलब जिस फॉर्म में हो वो क्या हो, डेड फॉर्म। ठीक है, या फिर एक और स्पेसिफिक कंडीशन है। तो ये न्यूट्रॉन स्टार की जो स्पेसिफिक कंडीशन है वो क्या है, जब न्यूट्रॉन तारे में द्रव्यमान, हाँ,
तो इसका निर्माण तब होता है जब न्यूट्रॉन जो तारा है ना, उसमें सारा का सारा द्रव्यमान एक केवल पॉइंट पर आ जाए, पॉइंट पर ही सारा का सारा एम आ जाए, तो इस घटना को हम क्या बोलेंगे? ब्लैक होल। ठीक है, अच्छा, ब्लैक होल वाली चीज हो गई। अब अगर देखें, देखो, अब और पूछा जा सकता है कि कोई भी ऐसे तारे, कोई भी ऐसे स्टार जिनका जो मास है वो सन के मास का, किसका? सूर्य के द्रव्यमान का 3 टाइम्स है, मास ऑफ सन है, वो अंततः जो विघटित होकर किस में आते हैं? तो ब्लैक होल में। किस में परिणत हो जाते हैं? ब्लैक होल में। ठीक, मैं बोले देता हूं। कह रहा है कि जिन तारों का द्रव्यमान एम सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुने से अधिक होता है, मतलब जो सन है ना, उसके द्रव्यमान से 3 गुने से अधिक अधिक होता है, वो क्या करते हैं? वे विघटित होकर अंततः ब्लैक होल में परिणत हो जाते हैं। तो ब्लैक होल जी बहुत प्रचंड। दूसरा, लाइट भी इवन यहां से होकर गुजरती है तो एब्जॉर्ब हो जाती है। कोई भी चीज यहां से गुजरेगी तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगी ब्लैक होल में। अगर सोचो किसी भी सेलेस्टियल बॉडी ने मूव करना बंद कर दिया तो समझो कि वो कहां पहुंच गया? ब्लैक होल उसको खा लेगा। ठीक है, इतनी बात। सन के द्रव्यमान से कितना गुना अधिक? 3 गुना अधिक। ठीक है, और अंततः वो किस में बदल जाएगा? ब्लैक होल में। चलो, ऐसे ही एक हमारे साइंटिस्ट हैं, मतलब जो इंडिया मूल के ही हैं, और उनको नोबेल दिया गया था। तो जो नोबेल दिया गया था वो था चंद्रशेखर लिमिट को बताने में। चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर सीमा। तो यहां पर इन्होंने जो स्टार लिया था वो लिया था वाइट ड्वार्फ स्टार, श्वेत वामन तारा कह दो, तारा या बोना तारा। तो इन्होंने कहा, क्या कहा? इन्होंने कहा कि अगर आप वाइट ड्वार्फ स्टार लो और उसका मास भी बहुत हो, 1.44 मास ऑफ सन, ठीक है, तो इन्होंने एक सीमा निर्धारित की जिसको कहा गया चंद्रशेखर सीमा। मतलब कोई भी ऐसा श्वेत वामन तारा जिसका मास 1.44 टाइम्स हो मास ऑफ सन के, है ना, तो ये जो है ना, ये इसकी ऊपरी सीमा है। किसकी? इसकी अपर लिमिट, मास की अपर लिमिट। और इसमें होगा क्या? तो इन्होंने कहा ऊपरी सीमा, इसे ही कहा चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, और इसके लिए इनको क्या मिला? नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज। ठीक है, ठीक, तो किसके लिए? व्हाइट ड्वार्फ स्टार। कितने गुना? 1.44 गुना। ये क्या है? अपर लिमिट। ठीक, चलो, अब बात आती है किसकी? टर्म यूज होते हैं विकास इंजन, है ना। तो विकास इंजन में आप ये समझ लो कि जैसे मैंने आपसे कहा, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और क्रायोजेनिक ईंधन। तो जब भी लिक्विड ईंधन की बात आएगी, किसकी बात आएगी? लिक्विड ईंधन की। तो लिक्विड ईंधन, या कह लो लिक्विड, समझ लो आप ऐसे लिक्विड। जैसे मैं आपसे कहूं कि मार्क 3 है, आप कहोगे 5th जनरेशन है। तो अगर ये 5th जनरेशन है तो मुझे बताओ, सबसे पहले सॉलिड वाली, फिर लिक्विड वाली, और बाद में क्या आ जाएगा? क्रायोजेनिक वाली। तो ये जो विकास इंजन है, ये किस लिक्विड फ्यूल से रिलेट कर रहा है? सॉरी, किस फ्यूल से रिलेट कर रहा है? तो लिक्विड फ्यूल से। विकास इंजन की कहीं बात आएगी
लिक्विड फ्यूल की हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो इन्होंने लिखा है वो भैया इसरो ने ही लिया है, और ये जो है पीएसएलवी के सेकंड स्टेज और जीएसएलवी के सेकंड स्टेज लिक्विड को बल वर्क हॉर्स लिक्विड रॉकेट इंजन, वर्क हॉर्स लिक्विड इंजन, मतलब ये समझो बल प्रदान करने का काम करता है। अलग अलग स्टेजेस हैं। पहला एनर्जी थ्रस्ट दिया, निकल के हट गया, दूसरे ने एनर्जी दिया, निकल के हट गया, और तीसरा हटा और सैटेलाइट लॉन्च। 3 स्टेज। तो कह रहे हैं जो वर्क हॉर्स लिक्विड इंजन है वो कौन सा है? विकास इंजन। और इसमें जो फ्यूल यूज हो रहा है वो किस स्टेज पर? लिक्विड स्टेज पर। ठीक है, चलो विकास इंजन की बात हुई। अब जैसे रॉकेट और स्पेस शटल आपको पता ही होगा, है ना, रॉकेट और स्पेस शटल। तो देखो शटल से तो आप परिचित हो गए हो। नासा ने अपने एक प्रोग्राम में 5 शटल जो थे, जो 2011 में बंद भी हो गया, वो 5 शटल कर क्या रहे थे? तो किसी ऑर्बिट की परिक्रमा करते हुए फाइनली वो कहाँ आ रहे थे जहाँ से उनको लॉन्च किया गया। तो आप मुझे बताओ, जो लॉ ऑफ मोशन है किसका? न्यूटन का थर्ड। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो एक्शन रिएक्शन पे आधारित है। तो जो रॉकेट है वो जिस सिद्धांत पर काम करता है वो है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी यहां लगेगा। मतलब रॉकेट का यूज ही है सैटेलाइट को उसकी कक्षा में पहुंचाना। लेकिन स्पेस शटल जो है वहां पर एक तो ये नियम यूज नहीं होता है, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो यूज नहीं होता। किस में? स्पेस शटल में। चक्कर लगाएगा और फिर फर्दर जहां से इसको लॉन्च किया है वहां पर घूम टहल कर वापस आ जाएगा। ठीक है, क्या क्या इंडिया ने अपना कोई शटल अभी तक यूज किया है? क्या यूएसए ने अभी तक अपना कोई शटल यूज किया है ना? क्या यूएसएसआर द्वारा कोई शटल यूज किया गया है? ठीक, बताइए इंडिया का क्या कोई है? जैसे 2034 है, 35 ले लो, तो 2035 में हम आई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसा ही अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे। तो इंस्पायर हो के बनाएंगे या इंडिजिनस हम खुद की अपनी अन्वेषण को पूरा करें इसलिए बनाएंगे। तो अभी तक हमने अपना कोई शटल लॉन्च नहीं किया। ठीक है, चलो इनमें तो यही बात हुई। अच्छा, और अगर रॉकेट में आप नाम लिखना चाहो या और कोई जो अंतर हो रॉकेट में और स्पेस शटल में। रॉकेट तो नष्ट हो जाते हैं, ये जहां पहुंचना चाहता है या पहुंचाना चाहता है वहां पहुंचा के और ये पुनः अपने पथ से होता हुआ वापस आ जाता है। ठीक है, चलो मतलब कह लो ये रीयूजेबल है। क्या रॉकेट रीयूजेबल है ना? अभी नहीं है, लेकिन हम लगातार अपने एडवांसमेंट के थ्रू इसको रीयूजेबल बनाने का काम कर रहे हैं। क्यों? गजब का कॉस्ट बेनिफिट रहेगा, है ना। जिनको हम बनाने में टाइम वेस्ट करते हैं वो अगर वापस आ जाएं तो धड़ाधड़ सैटेलाइट लॉन्च करें, व्हीकल वापस, सैटेलाइट लॉन्च, व्हीकल वापस। तो जो काम 2 साल 3 साल में होता है वही काम आपका कह लो पर मंथ होने लगेगा। तो ये तो एक अच्छी बात है ना, है ना। चलो ये हो गया।
अब देखो इससे जुड़े या कह लो जो अलग अलग टॉपिक हैं वो क्या हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा निसार। देखो ये है नासा और ये अपनी देश की है इसरो। इन दोनों के कोलेब्रेशन से सिंथेटिक अपर्चर रडार का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब अगर निसार NI से नासा इंडिया सिंथेटिक अपर्चर रडार, अगर इसका निर्माण हुआ तो ये हम लोग लॉन्च कर देंगे। तो सबसे पहले रडार वाली चीज है, दूसरी रिमोट सेंसिंग वाली चीज कह लो, या बहुत सारे डेटा को लेने का जो काम करेगा वो कौन करेगा, निसार। अब इसमें एक बैंड है L और एक है S। तो ये जो L बैंड है उसका निर्माण कौन कर रहा है, तो USA। और S जो बैंड है उसका निर्माण कौन कर रहा है, तो इंडिया। अब यहां पर एक टर्म आता है, मैं वो टर्म लिखता हूं, ये है पोलरीमेट्रिक सिंथेटिक अपर्चर रडार, पोलरीमेट्रिक। ठीक है, रेजोल्यूशन वाली तस्वीर ये देगा, है ना, तस्वीर देगा। ठीक, आप समझ लो ना। देखो जैसे आपसे मैंने कहा कि जरूरी क्या है भाई कि हम जेम्स वेब की बात करें या हबल टेलीस्कोप को बात करें तो उसको स्पेस में लॉन्च करने के लिए, अरे यहीं पर हम लोग दूरबीन रख लें ना, और जो भी गतिविधि हो रही है अलग अलग प्लेनेट्स की, हम उन प्लेनेट्स को देख लें। तो आपको पता होगा ना कि 400 किलोमीटर तक वायुमंडल है, अलग अलग लेयर्स में। मीजोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है ना, ट्रोपोस्फियर है, या मीजोस्फीयर के ऊपर जाओ तो एक्सोस्फियर है, आयनोस्फियर है ना। यहाँ पर तो वायुमंडल है, और अगर वायुमंडल है मतलब वायु अर्थात गैसों का आवरण है। तो बताओ, अगर हम देखने की जो चीज यूज करेंगे उसमें ये जो धुएं का बादल है या ये जो अलग अलग कण हैं, क्या वो हिंड्रेंस डेवलप नहीं करेंगे, करेंगे। अच्छा, बादल की ही बात कर लो, तो क्या बादल की वजह से हिंड्रेंस डेवलप नहीं होगा, होगा। लेकिन मैंने आपको स्पेस की डेफिनेशन बताई है, जहां पर गुरुत्व कह लो खत्म हो, या एब्सेंस ऑफ सॉलिड लिक्विड और गैस हो, उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, स्पेस अर्थात निर्वात। अगर हमने वहां पर सैटेलाइट लॉन्च कर दिया तो जो हिंड्रेंस या जो दिक्कतें हमको यहाँ जो वायुमंडल के कणों की वजह से आ रही हैं, क्या वो वहां आएंगी, नहीं आएंगी। और अगर नहीं आएंगी तो जो जो इमेज है, जो स्पष्ट चीज है जिसकी फोटो खींची किसी दूरबीन ने, या अलग अलग सेंसर्स हैं तो वो अलग अलग काम कर रहे हैं, तो वो क्या इफेक्टिव नहीं रहेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ अगर वो चीज अर्थ से करें, रहेंगे। यही तो है, इसीलिए तो हबल, इसीलिए तो आपका जेम्स वेब, और इसीलिए ये जो जिसकी बात हमने की जो क्या था, निसार। ठीक है, तो किसके हेल्प से, भारत और USA। कौन सी एजेंसी, इसरो और नासा। ठीक है, चलो ये आई। अब इसमें देखो डाटा बहुत है ना, महत्वपूर्ण है, बायोमास का आकलन कर लोगे, एग्रीकल्चर, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। बाकी आप यही समझ लो कि रिमोट सेंसिंग की जो चीजें हैं, रिमोट सेंसिंग, मान लो कहीं आपदा आई, मान लो बाढ़ आई, मान लो कहीं सूखा आ गया, कहीं एग्रीकल्चर का रकबा बढ़ गया, तो जो काम रिमोट सेंसिंग के हैं वही काम विद द हेल्प ऑफ निसार हम लोग बहुत आराम से कर सकते हैं। चलो ठीक, तो रिमोट से सॉरी निसार की बात हो गई। अब बात करो तो आता है साकार। क्या आता है, साकार, साकार। ठीक, तो अगर मैं एक छोटी सी चीज आपसे पूछूं, क्या जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम है या जो सॉफ्टवेयर बनाने का काम है,
क्या वो इसरो करता है? तो ये जो है ना साकार, वो बेसिकली एक ऐप ही है। समझ में आई? ये साकार एक ऐप ही है जिसको बनाने का काम किसने किया है? इसरो ने, है ना। और इस ऐप के तहत जैसे आपने सुना होगा ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल होती है वो, ऑगमेंटेड रियलिटी। तो ऑगमेंटेड रियलिटी पर आधारित एक ऐप है जिसका निर्माण किसने किया है? इसरो ने, जिसका नाम क्या है? साकार। ये काम क्या करेगा? तो जैसे मान लो GSLV है मार्क 3, तो उसने जो चीज लॉन्च की है आप उसको 3D रूप में देख सकते हो। वो आंखों पर जो चश्मा लगाते हैं, वर्चुअल रियलिटी होती है, वैसे ही सॉफ्टवेयर का निर्माण इसरो ने किया है। सेलेस्टियल बॉडी या जो अलग अलग प्लान हैं उनके बारे में आप इस ऐप का यूज करके 3D वाली चीज ले सकते हो। ठीक है, साकार की हो गई। साकार में क्या और कुछ है? वो कह रहे हैं भौतिक जगत है ना, फिजिकल जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड है, उनको ऑगमेंटेड वर्चुअल रूप में, जैसे 3D मॉडल, एनिमेशन वीडियो, ठीक है, देखा जा सकता है। और देखो ये रियल टाइम में होता, वास्तविक समय में, रियल टाइम। और जैसे देखो जो इनसेट 3D है ना, तो इनसेट 3D ने मान लो इसी के लिए पूरा मैसेज दिया है ना, या आप कह लो कि कोई भी एक्टिविटी कह लो, तो उसको रियल टाइम में जब हो रहा उसी को आप इसके थ्रू वर्चुअली देख सकते हो। ठीक है, चलो, साकार हो गया। साकार के बाद आता है गजब की एक अवधारणा है जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन सैटेलाइट। ठीक, तो जो मैंने अभी बात की आपसे कि अगर हम मंडलों को लें, तो हम अगर धरती या अर्थ से ऑब्जर्व करें तो हिंड्रेंस डेवलप होने की वजह से हमें बेस्ट पिक्चर नहीं मिल पाएगी, या जिसके बारे में हम पता चाहते हैं करना, उसकी गतिविधि का एक्चुअल पता हम नहीं लगा पाएंगे। वही सेम चीज़ देखो यहाँ पर भी है। और यहाँ पर क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन सेटेलाइट का। जब हम सेटेलाइट को लॉन्च करते हैं, फर्स्ट स्टेज में देखा होगा प्रचंड धुआं निकलता है, ऊपर जाते हैं, थ्रस्टर्स काम करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं कह लो कि एनवायरनमेंट को हानि पहुंचाने वाली चीज होती है। ठीक, होती। अब आपने नाम सुना होगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और इन्हीं की एक सीरीज है एराइज, है ना। एराइज सीरीज में, एराइज सीरीज में ही एक ऐसी सीरीज है जिसमें इन्होंने जो अलग अलग स्टेज में जो निकलने वाले जो फ्यूल हैं, है ना, उन फ्यूल को कुछ इस तरीके से बनाया है कि वो क्या है? इको फ्रेंडली। अब इको की जगह इन्वायरमेंट फ्रेंडली ज़्यादा सही रहेगा, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ठीक, तो ये सोचा है ना। अब सोचने के पीछे कोई रीज़न तो होगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं भैया ओजोन लेयर है जो कि हमें सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट के दुष्प्रभावों से बचाती है, और अगर वो ओजोन लेयर जो है उसका जो छेद है, उसका जो एरिया है वो बढ़ रहा, तो उसका रीजन आपको पता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो वो ना बढ़े उसी के लिए तो एक अलग अलग देशों ने मिलके प्रोटोकॉल निर्माण किया जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलते हैं ना। वैसे ही हम एनवायरनमेंट को बचाने में कहाँ तक या किस हद तक काम करते हैं, उसी के लिए तो आया था क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल, है ना।
और फिर इसको और अधिक इम्प्लीमेंट करने के लिए एक और अलग से संधि या कह लो कि अलग अलग देशों ने साइन किए, सिग्नेचर किए, तो उसमें ही तो दिया गया था कि भैया कार्बन क्रेडिट ले लो, है ना, कार्बन क्रेडिट ले लो। और कार्बन क्रेडिट का अगर मैं आपसे सीधी सी बात करूं तो वो क्या था, पेरिस क्लाइमेट, है ना, ट्रीटी या समझौता, यही तो था। तो कैसे आप पता लगाओगे कि कौन सा देश जो है, चाहे वो विकसित हो और चाहे वो विकासशील हो, वो कितना ज़्यादा उत्सर्जन कर रहा है उन गैसों का, कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन का, जो कि एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक है। कैसे पता चलेगा? तो पता चलाने के लिए हम सैटेलाइट की मदद लेंगे। तो वो लेंगे, उसके पहले ही ये अवधारणा ले आए कौन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी वाले, जिसको नाम दिया गया ग्रीन सैटेलाइट का। ठीक है, मतलब हानि ना पहुंचाएं। तो सीरीज कौन सी थी, एरीज। कौन सी थी, एरीज। और मैं इसका कुछ एरीज नहीं, एरियन, हाँ, एरियन, एरियन, एरियन 5 सीरीज। इन्होंने काम किया कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहे। ठीक है, एरियन 5 जो है ना, उसमें जो ब्रूस्टर यूज किए गए हैं, वो ब्रूस्टर जो हैं वो एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, मतलब खराब इफेक्ट नहीं दर्शाते हैं एनवायरमेंट पर। ठीक है, तो ये हो गया अपनी इसकी बात। अब यही है, टेक्नोलॉजी आप बढ़ाओ। देखो, विजन हुआ है या सोच आई है तो फर्दर इस पर काम होगा, सीधी सी बात है, जो काम एलोन मस्क कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो ये अवधारणा है, ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक, अब यहां पे अगर कीवर्ड की बात करो तो यही है, एरियन 5। एरियन 5 यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, और जो ब्रूस्टर हैं, जो निकलने वाली चीजें हैं, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं। काम खत्म। ठीक, अच्छा, अब देखो, एक बात आती है, जैसे आपने, जब हम टाइप ऑफ सैटेलाइट पढ़ा रहे थे अपने काम के आधार पर, कि कौन कौन से काम को कौन कौन से सैटेलाइट करेंगे। जैसे अगर अंतरिक्ष का पता लगाना है, भैया टेलीस्कोप ले लो, एस्ट्रोसैट ले लो, बताओ कहाँ पर क्या चीज़ है। वैसे ही बायो सैटेलाइट का काम था कि अगर हमें मान लो कोई एग्रीकल्चर की एक्टिविटी है, या कोई इशू टिशू है, या किसी भी ऑर्गन को चेक करना है कि हार्ट का, लंग्स का, या छोटे छोटे जो बैक्टीरिया हैं, फंगाई हैं, उनका स्पेस पर क्या चेंजेस है ना, तो उसके लिए बायो सैटेलाइट था। तो वैसे ही जो कलाम सर हैं, APJ अब्दुल कलाम सर, तो एक तो हमने पढ़ी थी K5, है ना, सागरिका, वो जो पनडुब्बी पर रख कर लॉन्च करते थे। ऐसे ही यहाँ पर भी कलाम सर का नाम है। तो स्पेस में जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उस स्पेस स्टेशन में हमको एक कह लो बैक्टीरिया मिला। और उस बैक्टीरिया की खास बात यह है कि जो रेडिएशन है, हाई रेडिएशन, उसका उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, और वो मिला स्पेस पर ही है, मतलब धरती पर उसका संभव रहना या होना नहीं है। तो अगर स्पेस पर वो चीज़ मिल रही है, कहीं ना कहीं हमारे रिसर्च के लिए तो वो यूज़फुल है या नहीं। तो उसका नाम क्या है, तो वो जो नाम है, सोली बेसिलस, सोली बेसिलस, सोली बेसिलस। और साथ में क्या है, तो नाम वही है, कलामी। तो मैंने इसका जो अभी हाल बताया आपको, वो क्या है, बैक्टीरिया, है ना। कहाँ मिला है, स्पेस स्टेशन में। और इनकी खास बात क्या है, तो रेडिएशन का
कह लो हाई रेडिएशन का जो प्रभाव है ना, प्रभाव वो क्या है, बहुत कम, बहुत कम। ठीक, यही है फिल्टर पर। अब जो स्पेस स्टेशन है उसके फिल्टर पर पाया गया। इतना डीप में नहीं पूछेगा कभी भी, बस ये समझ लो ये क्या है, धरती पर है नहीं, स्पेस पर है। कहाँ मिला, स्पेस स्टेशन पर। नाम क्या रखा, सोलिबेसिलस कलामी। ये कलामी किसके नाम पर आधारित है, भूतपूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो अब नहीं है, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, चलो चलो। अब नेक्स्ट अगर बात करो तो देखो ये भी बहुत जबरदस्त है, जो क्योटो और पेरिस क्लाइमेट चेंज वाली चीज है ना, पेरिस समझौता, उसको कंसीडर करते हुए जापान ने कोई स्पेस से रिलेटेड चीज की। ठीक है, तो देखो एनवायरनमेंट भी बहुत मायने रखता है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं, उन गोलों में कहने का मतलब ये है कि जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, हम उसको वंचित ना कर दें उन सारी चीज़ों से जो चीज़ें अभी हमारे पास हैं, है ना। जैसे अभी प्योर ऑक्सीजन है, लेकिन कहीं पर ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा प्योर नहीं है। और अगर इसी तरीके से लगातार इन्वायरमेंट का कह लो क्षरण होता रहा, तो जो प्योर ऑक्सीजन है वो आने वाली पीढ़ी को मिलेगी नहीं। ऑक्सीजन के सिलेंडर लाद कर वो चलेंगे प्योर ऑक्सीजन के लिए। तो ऐसा ना हो, इसीलिए तो समझौते किए जाते हैं, इसीलिए तो अलग अलग ट्रीटियां होती हैं। तो उन्हीं ट्रीटियों में जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन से रिलेटेड थी वो थी गोसैट। क्या थी, गोसैट। तो जो भी देश है वो मेथेन या कार्बन डाइऑक्साइड या इंडस्ट्रियल लेवल पे इतना काम कर रहा है कि पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली जो गैसेस हैं उनको निकालना, और वो कहीं ना कहीं हानिकारक हैं। तो उनका जो सर्विलांस है या उनका जो सर्वेक्षण है उसको कैसे पता लगाया जाए, उसी की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है जापान का। तो आप उसका नाम लिखो, तो नाम है गोसेट। क्या नाम है, गोसेट। ठीक है, अब ये 2 बार भेजे जा चुके हैं, तो मैं यहां इसको फर्स्ट लिखता हूं और सेकंड, है ना। तो पहले आएगा कि गोसेट क्या है, तो आप सीधा बता दोगे ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है, इसकी दिशा में आगे जो काम किया है वो किया है, तो आप कहोगे जाक्सा। ठीक है, तो ध्यान देना ये है एक्सप्लोरेशन और ये है ए, जापान एस्ट्रो एयरोस्पेस, सॉरी एयरोस्पेस। जैसे बोलते समय में कभी कभी ये बोल देता हूं ना, क्या, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष कंपनी लिमिटेड, लेकिन कंपनी एक्चुअली में होता नहीं है, कॉरपोरेशन होता है। तो किसकी विंग है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की। और किसके अंतर्गत आता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, सॉरी इसरो किसके अंतर्गत आता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। चलो, तो ये है जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, इन्होंने लॉन्च किया है। तो वो जो लॉन्च किया है उसका नाम इम्पोर्टेंट है, और वो जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने वाले जो भी कारक हैं उनकी निगरानी या सर्विलांस को बताने के लिए। तो नाम है इसका इबुकी। क्या नाम है, इबुकी। ठीक है, चलो। अब इसका और काम क्या है, तो देखो मैंने आपको बताया ना 2 बार ये भेजा जा चुका है।
एक बार 2009 में और एक बार 2016 में, है ना। तो जो बताया कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर, जो भी चीज़ें हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं, हमारे लिए हानिकारक हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में बाधक हैं, उनका सर्विलांस किया जाएगा और बताया जाएगा कि हाँ भैया फला देश आप मान लो विकसित हो, और फला देश मान लो कोई भी ले लो, अफ्रीकन कंट्री, सूडान ले लो, है ना। ऐसा तो नहीं है कि भैया इन्होंने कर लिया अब इनको ना करने दिया जाए। तो आप अपनी टेक्नोलॉजी को दो, और आप जो गड़बड़ चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हो जो हानिकारक है एनवायरनमेंट के लिए, उनकी निगरानी हम कर रहे हैं, तो आप उसको बंद करो, ठीक है। इबू की ये लिख सकते हो आप, है ना, कि 21वीं सदी का जो भारत है वो स्पेस में आगे है, या एनवायरनमेंट का कोई भी टॉपिक आप लिख रहे हो, तो सैटेलाइट के थ्रू हम लोग समझौता जो किया है उनको अच्छे तरीके से पाने के लिए अग्रसर हैं, है कि नहीं। चलो, तो एक हुआ था 2009 में और एक हुआ था 2016। क्या 2016 का कोई है, मतलब कोई स्पेसिफिक चीज है? हाँ, ये क्या करेगा, जो उत्सर्जक सूची है ना भाई, कौन लाएगा कि किसने कितना उत्सर्जन किया है एनवायरनमेंट के लिए, जो हानिकारक चीजें हैं उनका। तो उनकी जो लिस्ट है उसको बनाने का काम ये 2016 का जो लॉन्च हुआ सैटेलाइट है, जिसको क्या बोल रहे हो, गोसैट। अब ध्यान देना, ये जीटीओ अलग है ना, और ये गोसैट अलग है, कंफ्यूज नहीं होना। चलो, गोसैट वाली अपनी बात हो गई। किसका सहयोग है? जापान का। कौन सी चीज है? इबू की स्पेस एजेंसी, जाक्सा। कितनी बार जा चुका है? 2009 और 2016। चलो, अब बात करते हैं किसकी। हाँ, नेक्स्ट है आपका ये गोल्डी लॉक्स जोन। गोल्डी लॉक्स जोन, मान लो टिप्पणी लिखने के लिए आई, ठीक, या जैसे मैंने आपसे कहा था उस दिन वोयेजर, है ना, और कोकोटू या किरोटू कुछ करके था ना, देख लो, नाम था इसका कोरोट, है ना, कोरोट, कोरोट, ठीक। तो ये है क्या, ये क्या है? तो अलग अलग देशों ने ये यान बनाए हैं या रॉकेट वाली चीजें हैं जो ये पता लगाएंगे कि भैया हमारा जो, एक मिनट रुकना, जो हमारा सोलर सिस्टम है, इल चेंज कर लूं, हाँ, तो ये जो गोल्डीलॉक्स जोन है उसके बारे में मैं आपसे ये बता रहा था कि जो वोएजर हैं या जो कोरोट हैं, तो हर एक देश ये पता लगाने में लगा हुआ है क्या, कि जैसे हमारा जो सोलर सिस्टम है या हमारा जो तारा है जिसको हम लोग सन बोलते हैं, तो सन बोलते हैं, और एक जो हम जिस पर रहते हैं उसको अर्थ बोलते हैं, क्या कोई ऐसा और भी कहीं कोई सिस्टम है जहां पर भी जीवन की संकल्पना की जा सकती है? एक तो हमने खोज ही लिया जहां पर वही मानदंड हैं जो पृथ्वी पर जीवन के लिए अनिवार्य हैं। तो ये अलग कोई अर्थ जैसी चीज जो किसी दूसरे मंडल में उपस्थित हो उसको खोजने के लिए प्रयासरत है, पहली चीज। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि जो वाटर है जो अर्थ पर अवेलेबल है, जो समस्त क्रिएचर को जीवित रखने के लिए आवश्यक है, वो किस स्टेज में है, या कह लो सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है? क्या है? लिक्विड। तो उसका जो रीजन है वो क्या है? ये हमारा सन। और भगवान ने इतनी गजब चीज की है कि ये है अर्थ। तो जो अर्थ है उसकी दूरी इस सन से इतनी की है,
कि ये जो सन का जो प्रकाश है, जो एनर्जी है, उस एनर्जी से ये जो पानी है वो ना तो भाप बन जाए, स्टीम, और ना ही इतना कम कर दे कि वो क्या बन जाए, आइस। मतलब लिक्विड रूप में रखने के लिए जो सारी कंडीशंस हैं वो हमारे प्लेनेट अर्थ पर उपस्थित हैं। वैसे ही जो गोल्डी लोक्स जोन है वो ये बताती हैं कि किसी भी सिस्टम का कोई भी स्टार कुछ इस टाइप से है कि कोई दूसरे प्लेनेट जो इस स्टार का चक्कर लगा रहे हैं वहां पर जो जीने की चीज है जिसको मैं वाटर बोल रहा हूं, ना तो वो किस फॉर्म में हो, आइस में, और ना वो किस फॉर्म में हो, स्टीम। तो ये उस स्टार के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाएगा, गोल्डीलोक्स जोन। ठीक है, बात समझ में आई। जैसे जो जो हम लोगों ने खोज लिया उसका नाम अगर मैं आपको लिखना चाहूं, है ना, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी, गर्मी से भाप बन के उड़ जाएगा, ठंडी से वो आइस बन जाएगा। ठीक, जैसे आप इसी को ऐसे समझ लो, जैसे मैं आपसे कहूं कि हमारा जो मिशन है, जो आपने सुना होगा, चंद्रयान, है ना। अब देखो वो 2 था, वो फर्दर आगे बढ़ा के 3 किया। अरे जिसमें प्रज्ञान था भाई, प्रज्ञान, प्रज्ञान। और कौन था, लैंडर था ना, विक्रम। ये थे लैंडर और ये था रोवर। ये खो गया था, ये तो सुना होगा। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि ये जो मून है ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो यहाँ पे जो जाना चाहते हैं या जो जाते हैं या मुश्किल होता है और जगहों पे जाने की अपेक्षा, तो वो रीज़न क्या है। तो यहाँ पे जाने के जो इच्छुक हैं हम, साउथ जोन में जो जाने के इच्छुक हैं, उसका मेन रीज़न पता क्या है। उसका मेन रीज़न ये है कि यहाँ आइस है, यहाँ क्या है, बर्फ है। और आप मुझे बताओ कि कोई चीज़ अगर बर्फ से ढकी है या बर्फ के सराउंडिंग में है तो क्या उसके खराब होने के चांसेस होते हैं, नहीं होते। जबकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो चीज़ खराब होने के चांसेस होते हैं। तो अगर मान लो बिग बैंग जो थ्योरी है जिसको हम समझते हैं या जानते हैं, तो कहीं ना कहीं भैया मून भी तो उसी से बना। और अगर वो बना है और अगर यहाँ आइस है तो यहाँ पर जो चीज़ है वो अगर हम प्राप्त कर लें तो हमको ज़्यादा जानकारी होगी किसकी, स्पेस की, किसकी, अलग अलग सेलेस्टियल बॉडी की, किसकी, तो इस मून की, है ना। तो कहीं ना कहीं हमें बहुत बहुत लाभकारी जानकारी प्राप्त होगी। अब यहाँ है क्या, तो समतल जगह हो और गड्ढे हो, तो यहाँ जो पहुँचने वाली चीज़ है वो कठिन है, यहाँ पर पहुँचना कठिन है। बाकी अदर जगहों पे तो पहुँचना आसान है। ठीक, इसीलिए सब देश कहाँ एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, साउथ जोन में, है ना। तो देखो फिर बात किसकी आ गई, आइस की। ठीक, तो जो गोल्डी जोन्स निकाय है ना, गोल्डी लॉक जोन्स, वो किसी स्टार के सराउंडिंग में कोई प्लेनेट यदि है तो उस प्लेनेट पर ना ज़्यादा हीट हो और ना ज़्यादा कोल्ड हो। ठीक है, चलो इतनी बात अपनी हो गई। हाँ, अब देखो ये जो मिलेंगी, जैसे जो गोल्डी लॉक जोन्स में मान लो मिल गई कोई, तो उसको क्या कहा जाएगा, सुपर अर्थ। बात समझ में आई। जैसे आता है ना, टिप्पणी आई इस पे लिखने के लिए, क्या लिखोगे आप, पहले तो आप जोन बताओगे कि सूर्य से इतनी दूरी है कि जो पानी है वो भाप भी नहीं बन रहा और बर्फ भी नहीं बन रहा। वैसे ही किसी स्टार से इतनी दूरी पर कोई प्लेनेट या कोई सेलेस्टियल बॉडी हो जहां ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी, किसके रिस्पेक्ट में, लिक्विड यानी वाटर। ठीक, चलो अब जो मैंने आपसे कहा,
हम जो इसको खोज चुके हैं, है ना, हम लोग जो सौर मंडल है उनमें खोज चुके हैं, तो वो किस टाइप की अर्थी है, पृथ्वी है। तो LHS, LHS, और ये है 140V। ठीक है, इस टाइप का हम ग्रह खोज चुके हैं। ठीक है, जो हमारे सौर मंडल से क्या है, बाहर, और इसका भी जो सरफेस है वो क्या है, पथरीला। और अगर इनकी बात करें, ना ठंडा है और ना गर्म है। चलो, इतनी बात हुई। अब बात करते हैं किसकी, भुवन की। तो भुवन भी कह लो ऐप है, सॉफ्टवेयर के थ्रू निर्मित है। किसने बनाया है, इसरो ने। अब इसरो ने बनाया है, तो जैसे आपने गूगल अर्थ देखा, गूगल अर्थ, वैसे ही सेम काम इस भुवन का भी होगा, है ना। ठीक, तो वही 3D इंटरनेट जहां है वहां पर स्पेसिफिक क्षेत्र का जो 3D पिक्चर या जो इमेज बताएगा, वो काम कौन करेगा, भुवन। ठीक है, अलग अलग ऊंचाइयों से देख लो, चाहे गहरा मतलब कम, चाहे ऊंचा, अलग अलग तस्वीरें देगा, अलग अलग भाषाओं में इसका यूज किया गया है। नेशनल हाईवे की सर्विलांस बताना हो, या मान लो तेल की लाइन बिछानी हो, तो सर्विलांस बहुत आसान है, किसके द्वारा, यही भुवन। अब उसी का एडवांसमेंट करते जाएंगे तो बेहतर हमको मिलता जाएगा। ठीक, चलो, अब देखो लास्ट जो है हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड, वो है स्पेस, स्पेस विजन इंडिया। स्पेस विजन इंडिया, और ये बात है किसकी, 2025 की। तो हम जो अभी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, है ना, वो चैलेंजेस क्या है, काफ़ी हद तक तो हट गई है। जैसे ड्रोन का यूज़ करके हमने मणिपुर में वैक्सीन भेज दी। ड्रोन का यूज़ करके ही हम बहुत बड़े जो डिफेंस वाली चीज़ें हैं शत्रु की, उनको हटा सकते हैं, मार सकते हैं। वैसे ही अगर देखो तो शिक्षा की अगर बात करो, तो दूरस्थ जगहों पर शिक्षा सर्वसुलभ नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं टेलीकम्युनिकेशन का यूज़ करके आज जो बेस्ट टीचर हैं भारत के, या जो फॉरेन के टीचर हैं, उनको भी बहुत आसानी से एसेस किया जा रहा है, हिली या टेरेन या ऐसे एरियाओं में जहाँ पर पहुँच आसान नहीं है ना। तो वो एक विज़न ही तो है। तो जो कह लो कि गांव के इलाके हैं, है ना, मेट्रो क्षेत्र नहीं है, वहाँ पर सर्वसुलभ पहुँच हो डेटा की, नेट की, तो ये है विज़न पहला। तो पहले में कहते हैं विलेज कनेक्टिविटी हो जाए, विलेज कनेक्टिविटी। ठीक है, वो सारे विज़न जो हैं वो आप पढ़ चुके हो पहले ही। और दूसरे में अगर मैं लिखूं, तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका प्रबंधन बहुत अच्छे से हो पाए, जितनी ज़रूरत है उतना भी हो पाए। तो नेचुरल रिसोर्सेज का कह लो प्रबंधन, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, अच्छा, इसके बाद अगर देखो, वही मौसम, वेदर, और जो क्लाइमेट है ना, उसकी जानकारी पहले दे दी जाए, या फिर उन्नत क्षमता बनाने के लिए किसकी हेल्प की जाए, स्पेस टेक्नोलॉजी की। और अगर देखो, सब देखो, कह लो क्या है, जिन चीज़ों पे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे सोलर सिस्टम को जान रहे हैं, जान क्यों रहे हैं, क्योंकि जानकारी ही तो मिली थी कि 36,000 किलोमीटर पर एक बेल्ट है, जहाँ से यहाँ ट्रांसमीटर वहाँ रिसीवर वाली चीज़ रखेंगे और कम्युनिकेशन बेहतरीन करेंगे। कहाँ 2G और कहाँ 5G। सारा खेल जो है वो किसका है, डाटा का है। डाटा की चीज़ जो है वो किससे रिलेट कर रही है, स्पेस से। तो वही विज़न है किनके,
इंडिया 2025 के स्पेस से रिलेटेड। ठीक है, तो कह लो सोलर सिस्टम को बेहतर तरीके से जानना, सोलर सिस्टम को जानना। ठीक है, और अगर बात करो, हाँ ये है रीयूजेबल, मतलब जो रॉकेट अभी लेके जा रहा है पेलोड को, जिसका नाम सैटेलाइट है, तो वो जो रॉकेट है वो रीयूजेबल हो, ख़त्म ना हो, नष्ट ना हो, फर्दर हम उसका उपयोग कर लें। ये विज़न है हमारा। हालांकि इसमें सफलता हासिल कर ली गई है कुछ हद तक स्पेस एक्स के द्वारा। और लास्ट में है क्या है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। क्या, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। कहने का मतलब ये है तकनीकी विकसित विकसित कर लो, और जो अभी यहाँ पर हम घूमने जाते हैं पर्यटन क्षेत्रों में, पर्यटन को विकसित करते हैं, जैसे उत्तराखंड गए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैसे ही सोचो अगर चांद पे चले जाएं, है ना, सस्ते में, तो वो अच्छी चीज़ होगी ना भाई, लोग होड़ लगा देंगे, है ना, चलो चला जाए। अरे यहाँ वायुमंडल में तो ठीक है, लेकिन ऐसी जगह जहाँ जाए जहाँ जी जो है वो G/6 है, उस चीज़ को महसूस किया जाए। तो देखो ये संभावना है, ये इकोनॉमी को बूस्ट करने का तरीका है। उसमें हमें क्या है, तकनीकी बढ़ानी होगी, टूल्स को अच्छा करना होगा, और कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज़ में पक्के तौर पर बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, इतनी बात थी। तो आज जो नाम हमने डिस्कस किए, जो अलग अलग टॉपिक डिस्कस किए, उन टॉपिकों को अगर हम शुरुआत से देखें, वो ये 5 जनरेशन, फिर ये बिग स्काई थ्योरी, वो नष्ट हो जाएंगे। केसलर सिंड्रोम ने बताया भैया अगर डेब्रिस को नहीं हटाया दिक्कत आ जाएगी, करो काम डेब्रिस पर। ग्रेवयार्ड ऑर्बिट, सर ऐसी ऑर्बिट जिसमें लेके चले जाओ उस रॉकेट को, सॉरी उस सैटेलाइट को जो काम करना बंद कर दिया है। फिर क्लार्क ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी में सैटेलाइट कम्युनिकेशन वाली चीज़ है। फिर ब्लैक होल, ग्रेविटी बहुत ज़्यादा, सारी की सारी चीज़ को खींच लेगा। जो डेड फॉर्म है न्यूट्रॉन स्टार का, या क्या बताया था मैंने, मास उस स्टार का मास ऑफ सन से 3 गुना हो, तो उसका जो लास्ट का रूप रहता है वो होता है ब्लैक होल। ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट बता दी थी वाइट ड्वार्फ स्टार के लिए, मास जो है वो सन का 1.44 अपर लिमिट थी ये। विकास इंजन लिक्विड फ्यूल वाली चीज़ आ गई थी। रॉकेट समझ लिया था, स्पेस शटल भी समझ लिया था, जो लॉ यूज़ हो रहे थे उनको भी देख लिया था। साकार ऐप है, बनाया गया है इसरो, ऑगमेंटेड रियलिटी में जो रियल टाइम में हम विजुअली रूप में देखेंगे वो। फिर ग्रीन सैटेलाइट कंसेप्ट किसने दिया, तो दिए की बात करो तो ये है एरियन 5। इसने जो साथ में जो रॉकेट के साथ गए वो हार्मफुल इफेक्ट नहीं डालें, ऐसी कोई तकनीक इन्होंने जनरेट की। बात करें सेलिविलिक्स, ये कलाम सर के नाम पर स्पेस में मिला हुआ एक बैक्टीरिया है। ये गोसेट, गोसेट क्या है, ऑब्जर्व करना किन चीज़ों को, वो जो हानिकारक हैं पर्यावरण के लिए। देखो ग्रीन हाउस गैस ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ग्रीन हाउस गैस ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। फिर गोल्डीलोक्स जोन देख लिया, फिर सुपर अर्थ देख लिया, उसका क्या नाम है, LHS 140b ग्रह। फिर स्पेस विजन देख लिया, जो हमें टूल और टेक्निक का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करके और बेहतर बनाना है ना। और भारत का भविष्य किस क्षेत्र में, स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इतना है। ठीक है, तो आज रहने देते हैं इतना ही। जो भी चीज़ें स्पेस से रिलेटेड थी हमने वो आज पूरी की पूरी देख ली। ठीक है।
अब जो भी आपके पीवाई क्वेश्चंस हैं आप उनको लगाइएगा। हम जैसे आदित्य 1 है, आदित्य 2 है, या अलग अलग जो भी हैं वो करंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो उनको अब आप सेल्फ से अपडेट कर लीजिएगा करंट के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, बात समझ में आई? जैसे अलग अलग जो मिशन हैं वो, है ना। और जैसे लिखने को आता है डेब्रिस, ठीक, लिख लोगे। आपसे कहा टेलीमेडिसिन, है ना। तो लिखोगे क्या इसमें, कीवर्ड की बात करो तो क्या करोगे। बहुत बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हैं उनमें जो डॉक्टर्स हैं उनको हम आभासी रूप से तो एसेस कर सकते हैं ना। तो जो कॉमन सर्विस सेंटर बनाए गए हैं ना 64,000 गांवों के लिए, है ना, उन सब में अपोलो जो है ना बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ना, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं कुछ ऐसा प्लान बनाया है कि 64,000 सर्विस सेंटर में अवेलेबिलिटी रहेगी, है ना, वर्चुअल रूप से किसकी, डॉक्टर्स की, है ना। जो गांव हैं, जो टेरेन एरिया हैं, वहाँ पर कैसे पता चले, वहाँ पर कैसे मेडिसिन या हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए, तो वर्चुअल भी तो काम हो सकता है ना। तो पूरा का पूरा जो कीवर्ड है वो इसमें लिखोगे, ठीक है। और किससे कोरिलेट कर ले जाओगे, सेटेलाइट से, ठीक है। तो आज रहने देते हैं इतना ही। अब जो लिखने वाला पार्ट्स है, तो आप देखो जितना लिखोगे उतना पार्ट्स आपका मजबूत होगा, सीधी सी बात है। कोई भी टॉपिक है उसको पकड़ लो, सोचो कि उसमें हम क्या लिख पाएँ। अगर 15-20 पॉइंट एग्ज़ाम रिस्पेक्ट में आपने अच्छे लिख लिए तो जो राइटिंग वाली कैपेबिलिटी है वो आपकी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो आज रहने देते इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।